Hello students, in today's class we are going to learn 7th standard civics lesson number 1, that is introduction to our constitution. So students, previous video में part 1 में हमने देखा था किस तरीके से इसके प्रोविजंस मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के क्या प्रोविजंस थे वो हमने देखा था, और हमने यहाँ पे समझा था कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग। और यहाँ पे हमने देखा था किस तरीके से जो अलग अलग कंट्रीज़ होती हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, उनकी भी खुद की एक लॉ की उनके पास भी मतलब लॉ रूल्स रेगुलेशन ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जिसे वो फॉलो करते हैं। उसके बाद हमें देखना है आज व्हाट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन। हमने ये भी देख लिया था नेसेसिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, ज़रूरत क्या पड़ी हमें कॉन्स्टिट्यूशन की, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की या बनाने की ज़रूरत पड़ी, तो वो भी हमने देख लिया था। आज हमें देखना है व्हाट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन। सो ये आज हम देखेंगे। सो पार्ट 1 आप वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा पार्ट 1 का, और तो आप वहाँ से देख लेना, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके चेक कर सकते हो। वहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट मिल जाएगा, हिस्ट्री का, सिविक्स का, हिंदी का, ठीक है, इंग्लिश का, साइंस, ज्योग्राफी, सबका मिल जाएगा आपको। तो वहाँ से जाके आप कोई भी वीडियो देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए बच्चों। बेल आइकन प्रेस करोगे तो आपको 3 ऑप्शन आते हैं ना, तो पहला जो ऑप्शन होता है ऑल का, उस पर क्लिक करना। उससे क्या होगा, जब भी मैं कोई आपके सब्जेक्ट का वीडियो बनाऊंगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप इजीली देख पाओगे, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री। क्या इंक्लूडेड है, मतलब हमारे कंट्री में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, शासन होता है, जो क्या उसमें इंक्लूडेड होता है। तो चलिए देखते हैं। गवर्नमेंट हैज़ टू मेक लॉज रिलेटिंग टू सेवरल सब्जेक्ट्स। तो गवर्नमेंट को बनाने होते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट पे, अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड उन्हें लॉज बनाने होते हैं, कानून नियम बनाने होते हैं। सच एज डिफेंडिंग द बाउंड्रीज, कैसे, जो हमें पता है हमारा देश इस जो है, तो उसके इस साइड अगर हम देखिए, इस एक मिनट यहाँ पे देखिए, इस साइड अगर हम देखिए तो पाकिस्तान, फिर नीचे के साइड अगर बिहार और उत्तर प्रदेश के इस साइड नीचे जो देखिए तो वहाँ पे आप देखोगे तो वहाँ पे नेपाल, फिर ऊपर में चाइना, ठीक है, वहाँ पे चाइना। तो ये सब जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं, तो ये सब क्या हमारी जो बाउंड्री है, बाउंड्री समझ रहे हैं ना, जो सीमा है हमारी, उसे क्या करना, डिफेंड करना। क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ से दोनों तरफ से, यहाँ से चाइना कब्जा करके बैठा है, यहाँ से पाकिस्तान कब्जा करके बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों इस तरीके से क्या कर रहे हैं, तो उसे डिफेंड करना, उसे बचाना, और इस पे भी लॉ बनाना पड़ता है गवर्नमेंट को। और हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि किस किस सब्जेक्ट पे लॉ बनाती है सरकार, वो हम देख रहे हैं। और क्या दूसरा चीज़ क्या है, प्रोटेक्टिंग द पीपल फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन, जो प्रोटेक्ट करना अपने लोगों को, अपने देश के लोगों को, जो एक्सटर्नल एग्रेशन है। एग्रेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, इन्वेशन, अटैक, जो बाहर से लोग अटैक करते हैं। हम देखते रहते हैं कि कितने जो टेररिस्ट होते हैं वो अटैक करते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। आपको पता ही है मुंबई में कितनी बार हुआ है धमाका, ठीक है, कितनी बार दिल्ली में हुआ है, हमने देखा ही है, बनारस में भी हुआ है। तो ऐसे जगह जगह पे वो लोग क्या करते हैं, अटैक करते रहते हैं। तो उससे बचने के लिए भी लॉज बनाए जाते हैं कि उसके लिए क्या क्या लॉज है, और दूसरे देश के लोग हमारे ऊपर अटैक ना कर सके, उसके लिए क्या लॉज है। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी है उसे इरेडिकेट करना, मतलब उसे जड़ से मिटाना, ख़त्म कर देना बिल्कुल उसे, इसके लिए भी अलग अलग लॉ बनाए गए हैं, बनाए भी जाते हैं। क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार बनाना, ठीक है, किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट मिले लोगों को, रोज़गार कैसे मिले, नौकरी कैसे मिले, जॉब कैसे मिले, उसके लिए लॉज बनाना। हम देखते हैं ना कितने सारे टीचिंग की जो होती है वैकेंसी आती रहती है, अलग अलग, आर्मी की मतलब बहुत सारे फील्ड में, आपको पता ही होगा। तो अलग अलग फील्ड में हमें इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट के लिए भी लॉज आते हैं, बनाए जाते हैं कानून। एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज, पढ़ाई लिखाई के लिए, एजुकेशन के लिए और हेल्थ के लिए भी कानून बनाए जाते हैं। इनकरेजमेंट टू कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ को इनकरेज करने के लिए, उसे बढ़ावा देने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए। प्रोटेक्शन ऑफ द वीकर सेक्शन, जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, जो कह सकते हैं एससी एसटीज़ लोग हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करना है। तो उन्हें भी, तो हमारे देश के लोग हैं, उन्हें भी, उनकी भी प्रोग्रेस होनी चाहिए, उनका भी डेवलपमेंट होना चाहिए, तो उसके लिए भी लॉज अलग से है, बनाया जाता है। मेकिंग पॉलिसीज़ फॉर द प्रोग्रेस ऑफ वुमेन, तो ये भी वुमेन के लिए पॉलिसीज़ बनाया जाता है, उनकी प्रोग्रेस के लिए। क्योंकि अभी भी काफ़ी हम देखते हैं जो वुमेन का अगर हम देखिए लेवल, तो काफ़ी अभी पीछे है काफ़ी चीज़ों में। बच्चों के लिए और ट्राइबल पीपल जो होते हैं, ठीक है, उनके लिए, इन सब के लिए क्या करती है सरकार, लॉ बनाती है। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे लॉ बनाया जाता है।
गवर्नमेंट हैज़ टू ब्रिंग अबाउट डिज़ायरेबल चेंजेस इन द सोसाइटी बाय इम्प्लीमेंटिंग लॉज। तो गवर्नमेंट जैसे चाहती है तो वो लॉ को इम्प्लीमेंट करके उसे लागू करवा के सोसाइटी में चेंजेस लाती है, जैसा वो चाहती है। डिज़ायरेबल चेंजेस मतलब जैसा वो चाहती है गवर्नमेंट, वैसा वो चेंजेस आता रहता है। जैसा वो लॉ चाहेगी वैसा लॉ आएगा, फिर वैसा हमारा समाज बनेगा। जिस लॉ को हम फॉलो करेंगे वैसे ही हम बनेंगे। In short, governments in modern times have to take decisions related to different issues right from space research to public cleanliness। तो हम इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो मॉडर्न टाइम आज के टाइम में वो सभी चीज़ों से डिफरेंट अलग अलग प्रॉब्लम इशू से रिलेटेड वो डिसीजन लेती है। जैसे स्पेस से लेके स्पेस रिसर्च से लेके जो हम यान छोड़ते हैं, मिसाइल बना रहे हैं, वो सारी चीज़ों से लेके बड़ी बड़ी चीज़ों से लेके पब्लिक क्लीनलीनेस तक, पब्लिक की साफ़ सफाई से लेके स्वच्छता से लेके, ठीक है, मतलब सारी चीज़ों का बड़ी से लेके छोटी चीज़ों तक हर चीज़ के बारे में ख्याल रखना किसका काम है? गवर्नमेंट का। अपने देश को अगर प्रोग्रेस के राह पे लेके जाना है तो सिर्फ मिसाइल या फिर हम अंतरिक्ष पे पहुंच गए वही बड़ी बात नहीं है। हमारे यहाँ पे स्वच्छता होना ज़रूरी है, हमारे यहाँ के लोग एजुकेटेड होना ज़रूरी है, ठीक है, पढ़े लिखे होना ज़रूरी है। तो हर चीज़ के मामले में यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है? लॉ बनाती है। दिस इज़ गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन। और यही क्या है? इसी को हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नेंस। इसी को कहते हैं जो हर एक चीज़, हर एक छोटी से छोटी चीज़ को लेके, बड़ी से बड़ी बात को लेके, और मतलब कह सकते हैं देश से लेके स्टेट से लेके पूरा डिस्ट्रिक्ट से लेके तालुका, गांव से लेके मोहल्ले तक का पूरा ख्याल रखना हर एक चीज़ के बारे में, यहाँ पे किसका काम है? गवर्नमेंट का। और इसी को क्या कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नेंस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। Having understood the meaning of constitution and governance, we shall now see how the Indian constitution was made। अब हमने ये समझ लिया कि क्या मीनिंग है, क्या मतलब है गवर्नेंस का, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस का। अभी तो हमने देखा कि क्या होता है गवर्नेंस, जो हर ओवरऑल पूरी चीज़ का जो ख्याल रखे, ध्यान दे, उस पर लॉज बनाए, उसी वही है गवर्नेंस या कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन तो हमने पहले ही पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, गवर्नेंस हमने अभी पढ़ा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन हमने पार्ट 1 में ही देख लिया था कि क्या है कॉन्स्टिट्यूशन। और बच्चों अब हम क्या देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया कैसे गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया कैसे गया। वो बुक मैंने आपको दिखाया था ना, ये जो हमारी ये बुक है, डॉक्यूमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसी के बारे में तो बात हो रही है। ये बनाया कैसे गया, फॉर्म कैसे हुआ ये, चलिए अब उसके बारे में देखते हैं। बैकग्राउंड टू द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बैकग्राउंड कैसे, मतलब कैसे बना वो, उसके उसके बैकग्राउंड मतलब उसके फ्लैशबैक में जाते हैं, थोड़ा पीछे जाते हैं, देखते हैं कैसे बना वो। द प्रोसेस ऑफ द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड इन 1946। तो यहाँ पे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टार्ट कर दिया गया था, उसका प्रोसेस बनाने का जो प्रोसेस था वो 1946 में ही स्टार्ट हो गया था। द लीडर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इंसिस्टेड दैट इंडिपेंडेंट इंडिया विल बी गवर्न नॉट बाय द लॉज मेड बाय द ब्रिटिश बट बाय लॉज मेड बाय इंडियंस देमसेल्व्स। देखिए हमारा देश कब आज़ाद हुआ था वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। लेकिन देश आज़ाद होने से पहले ही हमें पता चल गया था कि अब हमारा देश आज़ाद होने ही वाला है। तो 1946 से ही हमने, जो हमारे देश के लीडर्स थे, हमने नहीं मतलब जो हमारे देश के लीडर्स थे, हम भारतवासी, तो जो हमारे देश के लोग थे उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट किया। तो जो लीडर्स थे हमारे देश के, जो फ्रीडम मूवमेंट में पूरा इंसिस्ट कर रहे थे, पूरा मूवमेंट चला रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे आज़ादी के लिए, तो वो ये चाहते थे कि जो हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया, जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा तो वो जो लॉ ब्रिटिशर्स का है बनाया गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, वो अपने तरीके से जो रूल कर रहे थे उस तरीके से हमारा देश यहाँ पे रूल, वैसे हमारा देश नहीं चलेगा, उस लॉ पे हमारा देश नहीं चलेगा, बल्कि जो हम लॉ बनाएंगे उस पे हमारा देश चलेगा। तो जो इंडियंस खुद बनाएंगे वो लॉ को हम फॉलो करेंगे जब हमारा देश आज़ाद होगा, ठीक है। जो ब्रिटिशर्स ने बनाया है, जो रूल्स रेगुलेशन बनाया है, हम उसे फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि जो हम बनाएंगे हम वही फॉलो करेंगे। हमारा देश आज़ाद होने के बाद हम वही अपने देश में फॉलो करवाएंगे ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके। ये तो हमें लूट के, पूरे हमारे देश को लूट के चले गए थे, है ना, तो पूरा एकदम गरीब हो चुके थे हम लोग, सोने की चिड़िया एकदम से कंगाल हो चुकी थी। तो अ कमिटी वॉज इस्टेब्लिश्ड टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट। इसीलिए कि हम एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सके, अपना रूल्स रेगुलेशन बना सके, उसके लिए एक कमेटी, एक समिति, कमेटी का मतलब एक समिति, ग्रुप बनाया गया,
ठीक है, क्यों? ताकि वो एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर कर सके, वो इस्टेब्लिश कर सके ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, हमारे आज़ाद देश के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। इट केम टू बी नोन एज द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। और इसी ग्रुप को ये जो कमेटी बनाई गई ना, ये जो कमेटी बनाई गई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, ये जो कमेटी बनाई गई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, इसमें कितने लोग थे पहले तो मैं आपको ये बता दूं। उसमें थे 250 लोग थे, नहीं 300 थे, ठीक है, 300 थे उसमें, कम से कम 300 लोग थे, पूरा ग्रुप था उसमें 300 लोगों का। तो वो लोग मिल के बना रहे थे, तो उसी को क्या कहा गया, उसी ग्रुप को ही क्या कहा गया, उसी कमेटी को ही कहा गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बाद में इसे इस नाम से जाना गया। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है वो देखते हैं। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन, अब देखिए ये तो आ गया आपको, ये तो आगे मैंने आपको पूछा था कमेंट सेक्शन में, ये तो आंसर इधर आ गया। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन अगस्त 15 1947, ये तो आपको पता ही होगा पहले से ही। तो हमारा देश आज़ाद हुआ इस दिन को। बिफोर दैट द ब्रिटिश रूल्ड ओवर इंडिया, और इसके पहले, इस डेट के पहले कौन रूल करता था? ब्रिटिश रूल करता था पूरे इंडिया पे। दे हैड डिवाइडेड इंडिया इनटू प्रोविंसेस लाइक बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और इन लोगों ने क्या किया था आपको पता है? हमारे देश को डिवाइड कर दिया था कई पार्ट्स में। इन्होंने क्या किया था? अभी आज हमारा देश सब क्या है? एक है। बॉम्बे के लोग बंगाल जा सकते हैं, मद्रास के लोग बंगाल, बॉम्बे कहीं पे भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे इन लोगों ने क्या किया था? हमारे देश को डिवाइड कर दिया था। बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, जो अलग अलग प्रोविंसेस थे, प्रोविंसेस मतलब जो प्रांत थे अलग अलग, ये सब अलग अलग जो प्रांत थे, जो लैंड था ये अलग अलग, इन सबको अलग कर दिया था। क्यों? ताकि उन्हें सुविधा हो सके वहाँ पे शासन करने में, उससे एडमिनिस्ट्रेट करने में इन लोगों को मतलब सुविधा हो सके। द एडमिनिस्ट्रेशन इन दिस प्रोविंसेस वॉज कैरिड आउट बाय पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन था, ये जो प्रांत थे, ये जितने भी प्रांत थे, वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन थे, जो लोग वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव थे लोगों के, जिन लोगों ने इलेक्ट किया था उन्हें, मतलब जो लीडर थे वहाँ के, या जो लोग देख रेख कर रहे थे उनकी, जो वहाँ के लोगों की, सो कुछ लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे, वहाँ के अलग अलग, ये जो बॉम्बे है, बंगाल है, मद्रास है, यहाँ के कुछ लीडर रहे होंगे, तो वहाँ के लोगों की देखभाल करते थे। इसी तरीके से और क्या था? द लोकल प्रिंसेस वर कैरिंग आउट द एडमिनिस्ट्रेशन इन सम एरियाज। और कुछ प्रिंस भी थे, जो राजा रजवाड़े थे उस टाइम पे भी। जब हमारा देश, हमें पता है कि जब देश, अब आपको पता होगा जो 370 किस तरीके से जो लगा था, जो 370 की धारा लगी थी जम्मू कश्मीर पे, तो जो वहाँ के राजा थे, तो किस तरीके से उन्हें मनाया गया था, वो एग्री ही नहीं कर रहे थे। बहुत सारे राजा ऐसे थे जो कि एग्री ही नहीं कर रहे थे, कि वो चाहते थे कि हम राजा ही बने रहें, हम वो एक होना चाहते ही नहीं थे, कश्मीर को मिलाने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। या फिर अलग अलग जो, जैसे कि हैदराबाद था, कई सारे ऐसे जगह थे जो वहाँ के राजा तैयार ही नहीं हो रहे थे पूरे अपने आप को मर्ज करने के लिए पूरे इंडिया में। वो चाहते थे कि हम इंडिपेंडेंट रहे। तो यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ने ये बोल दिया था कि आप चाहो पाकिस्तान में जाओ, चाहे इंडिया में रहो, चाहे आप इंडिपेंडेंट रहो। लेकिन फिर भी जो हमारे देश के लीडर थे वो चाहते थे कि हमारा भारत पूरा एक रहे, ऐसे डिवाइड ना रहे, थोड़े बहुत राजा रजवाड़े चलाएं ऐसे नहीं, पूरा एक डेमोक्रेटिक देश बने। उसके लिए बहुत मेहनत जो किया इंसान, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने क्या किया? जो जितने भी राजा नहीं मान रहे थे, या कुछ राजा ऐसे थे जो पाकिस्तान में जाना चाहते थे, तो उन्होंने बहुत यहाँ पे दिमाग लगाया और उन लोगों को मिला के क्या किया, देश में उन्हें मर्ज किया। नहीं तो आज जो कश्मीर है वो भी हमारे पास नहीं होता, जो हैदराबाद, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जो कि आप आगे पढ़ोगे तो उसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं जाती हूँ। तो आप समझिए कि जो कुछ लोकल प्रिंसेस थे, जो राजा रजवाड़े थे, वो भी वो भी शासन कर रहे थे। कुछ एरिया ऐसा था जैसे कि वो शासन कर, जैसे कि मैंने आपको बताया कश्मीर, हैदराबाद और बहुत सारे ऐसी जगह थे, ठीक है। सच एरियाज वर नोन एज प्रिंसली स्टेट्स एंड देयर चीफ्स वर नोन एज प्रिंसेस। तो ऐसे ही कुछ जो, मतलब कि जो वहाँ पे राजा रजवाड़े, जो प्रिंसली स्टेट्स था, प्रिंसली स्टेट्स मतलब मैंने आपको बताया जहाँ पे राजा रजवाड़े रहते थे उसे ही प्रिंसली स्टेट कहा जाता था, जहाँ पे वो रूल करते थे। तो उसे क्या, वहाँ के जो प्रिंस होते थे वहाँ के चीफ होते थे, ठीक है। अब राजा है वहाँ के तो चीफ ही रहेंगे। The representatives of the provinces and the princely states were included in the constituent assembly। तो बाद में इनको भी मिलाया गया, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे, अलग अलग जो लीडर थे, जो कि कुछ क्षेत्र के लोगों पर रूल करते थे, या फिर जो राजा रजवाड़े थे वो रूल करते थे, तो उनको भी इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मिलाया गया कि चलो भाई आप भी रहो, आपको अगर भरोसा नहीं हो रहा है तो आप भी क्या करो कि आप इस तरीके से रहो।
तो यही कहानी कुछ ऐसी ही हमारा जम्मू और कश्मीर का भी था, जो कि 370 का जो धारा लगा था वो लगा था, जो कुछ ऐसी ही कहानी उसकी भी थी। ठीक है। देयर वर अ टोटल ऑफ 299 मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हाँ, तो 29 मैंने 300 बताया, तो कहीं पे आपको 300 मिलेगा, कहीं पे 299 मेंबर्स मिलेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुल इतने मेंबर्स थे, तो आप यही लिखना, एग्ज़ाम में आएगा, जो कि आपके बुक में है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और यही क्या थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो क्या थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे। बाद में यही हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी यही बने। ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है ये आपको पता है, वही जो समिति बनाई गई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, वही कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो ग्रुप बनाया गया, वही यहाँ पे क्या है कि उसी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा गया है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि ये अलग से क्या दे दिया है, तो वही है, वही कमेटी ही है। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। तो देखिए उसमें 299 पीपल तो थे ग्रुप में, लेकिन जिसका सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये योगदान रहा है, वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, BR अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे। ठीक है, बहुत ऊंची शिक्षा ले रखी थी इन्होंने, और इनको बहुत नॉलेज था अलग अलग देशों से, क्योंकि इन्होंने विदेश से पढ़ाई की थी, तो इन्हें बहुत नॉलेज भी था अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो अलग अलग देश के लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन था। तो चलिए देखते हैं, और इनको लॉ के बारे में, क्योंकि इन्हें लॉ मिनिस्टर भी बनाया गया था बाद में, तो इनको बहुत नॉलेज था, तो इसके लिए इनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा रहा है। चलिए देखते हैं इनके बारे में। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का जो काम था, ड्राफ्ट करना था, जो लिखना था, पूरा आर्टिकल्स वगैरह बना था, उसके ये हेड थे। ठीक है, मतलब ये क्या थे, ये चेयरमैन थे, यही हेड थे। ही हैड स्टडीड इन डेप्थ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी जो भी अलग अलग डिफरेंट जो कंट्रीज़ थी वर्ल्ड की, उसके कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने बहुत डेप्थ में, बहुत गहराई में पढ़ रखा था। और इन्होंने ये भी देखा कि किस रूल को, किस रेगुलेशन को फॉलो करने से वहाँ के लोगों की तरक्की हुई है, क्या चीज़ से उनका फ़ायदा हुआ, क्या चीज़ से नुकसान हुआ, तो पूरा इनको नॉलेज था, है ना। तो इनको बहुत यहाँ पे इसीलिए इनको हेड बनाया गया, और तभी इतना अच्छा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज बन पाया, जो कि आज भी हम उसे फॉलो कर रहे हैं, और आज भी हमारा देश पूरा यूनाइटेड है, एकता में है। ही स्टडीड एंड कंटेम्पलेटेड डे एंड नाइट टू ड्राफ्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो इन्होंने स्टडी किया पूरा, और यहाँ पे कंटेम्पलेटेड का मतलब क्या होता है, कंटेम्पलेटेड का मतलब होता है कि विचार करना या डिज़ाइन करना। तो इन्होंने बहुत ही विचार किया, दिन रात मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पे ही ध्यान दिया, उसको ही डिज़ाइन करने में लगे। डिज़ाइन करने का मतलब यहाँ पे ये है कि पूरा उसी के बारे में, कैसे कौन सा रूल सही रहेगा, कौन सा रेगुलेशन सही रहेगा, कब कौन से अपराध पे, कौन से क्राइम पे कितना देना चाहिए सज़ा, कितना, मतलब वो सारी चीज़ें इनको लिखने में बहुत दिन रात लगे रहे ये। और कंटेम्पलेट का मतलब आपको पता है कि बहुत गहरी सोच में, गहरी चिंतन में। ठीक है, मतलब यहाँ पे बहुत ही विचार करके इन्होंने बनाया। द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड बाय हिम वॉज प्रेजेंटेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जब इन्होंने ड्राफ्ट तैयार कर लिया, कॉन्स्टिट्यूशन का बना लिया, तो बनाने के बाद इन्होंने कहाँ पे प्रेजेंट किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जितने भी मेंबर्स थे वहाँ पे सबको दिखाया इन्होंने, सबके सामने प्रेजेंट किया। आफ्टर दैट इट वॉज डिस्कस्ड आर्टिकल बाय आर्टिकल, एक एक आर्टिकल, जितने आर्टिकल्स इन्होंने लिखा था, जितने भी मेंबर्स थे 299, जितने भी पर्सन थे, तो उन्होंने क्या किया, एक एक करके सारे आर्टिकल पे डिस्कशन हुआ कि ये आर्टिकल कैसा रहेगा, ये आर्टिकल थोड़ा ऐसा है वैसा है, पूरी चीज़ों पे पूरा डिस्कशन चला। मेनी अमेंडमेंट्स वर सजेस्टेड बाय डिफरेंट मेंबर्स, और जितने वहाँ पे मेंबर्स थे 299, उन्होंने कई सारे उसमें अमेंडमेंट मतलब चेंजेस वहाँ पे सजेस्ट किए। नहीं, ये आर्टिकल थोड़ा ऐसा है, इसको थोड़ा चेंज करो, ये आर्टिकल थोड़ा ऐसा है, थोड़ा इसमें चेंजेस करो, ऐसे बहुत सारे सजेस्ट किए गए, सुझाव दिए गए अमेंडमेंट के, मतलब चेंजेस के उस कॉन्स्टिट्यूशन में। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हैंडल द टास्क ऑफ प्रेजेंटिंग द ड्राफ्ट। अब उन्होंने जो बाबा साहेब अम्बेडकर हैं, उन्होंने ये मतलब ड्राफ्ट को प्रेजेंट करने का, हैंडल करने का मतलब काम लिया था। उन्होंने ये पूरा उसे हैंडल करने का जो जिम्मेदारी थी उनके पास थी। सो आंसरिंग द वेरियस क्वेश्चंस रेज्ड ऑन इट, मेकिंग चेंजेस इन द ड्राफ्ट एज पर द सजेशंस of the constituent assembly and making every provision of the constitution flawless। तो पूरा का पूरा जिम्मेदारी इनका था
और इसीलिए जो भी उन्हें क्वेश्चन किए जा रहे थे, अलग अलग वेरियस क्वेश्चंस रेज्ड ऑन इट, बहुत सारे क्वेश्चन उठाए जा रहे थे। जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये ऐसा है, वो ऐसा, ये आर्टिकल्स कुछ ऐसा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत सारे ऐसे थे। तो इस पे उसको आंसर देना भी इनकी जिम्मेदारी थी कि ये आर्टिकल ऐसा क्यों है, यहाँ पे ये आर्टिकल्स इस देश में ऐसा है तो इस देश में काफ़ी अच्छा हुआ, ये आर्टिकल्स ऐसा नहीं है क्योंकि ये आर्टिकल से हमारा ये नुकसान हो सकता है। तो इसका जवाब देना या उसमें चेंजेस करना, अगर उन्होंने बोला, अगर उनको भी लगा कि नहीं इसमें चेंजेस करना ज़रूरी है, तो उन्होंने उस ड्राफ्ट को चेंज भी किया। जो भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लोगों ने सजेशन दिया उस हिसाब से उन्होंने चेंजेस भी किए और उस पर आंसर देना भी इन्हीं की जिम्मेदारी थी। तो हर एक प्रोविज़न को, जितने भी प्रावधान, जितने भी रूल्स रेगुलेशन, जितने भी आर्टिकल्स और जितने भी सेक्शन थे, सबको क्या किया, फ्लॉलेस बनाया इन्होंने। इतनी ज़्यादा डिस्कशन हुई, किसी भी चीज़ पे आप देखोगे बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है, बहुत ज़्यादा मेंबर्स रहते हैं, तो सबका जो पूरा डिसीजन लेके बनाया गया, क्योंकि उसमें सब, हर कोई ऐसे ही कोई भी नहीं आ गया था, उसमें सब पढ़े लिखे लोग थे और हर कोई, हर पूरा मतलब कि सबको नॉलेज थी उसके बारे में, हर किसी को। तो सब कह सकते हैं कि काफ़ी एक्सपीरियंस्ड पर्सन थे सारे के सारे उसमें, ऐसे ही किसी को कमेटी में मेंबर नहीं बना दिया जाता। तो इसीलिए सबका यहाँ पे राय मत लेके उसे एकदम से फ्लॉलेस, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसे बिल्कुल फ्लॉलेस मतलब एकदम परफेक्ट बनाया गया। फ्लॉलेस का मतलब क्या होता है, विदाउट एनी मिस्टेक, ठीक है, कोई भी मिस्टेक नहीं रह गया उसमें, पूरा परफेक्ट बनाया गया उसे। ड्यू टू हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इज कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनके इस कंट्रीब्यूशन के लिए, जब उन्होंने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, तो इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को क्या कहा गया, आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसे बनाने वाले कौन है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। We are proud of it. Decisions in the Constituent Assembly were made of the basis of debate and discussion. तो हमें इस बात पे यहाँ पे प्राउड फील होना चाहिए कि देखिए जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना है ना, ये यूं ही किसी पे थोप नहीं दिया गया है कि किसी कोई एक पार्टी आई और ऐसे ही बनाई कुछ भी अपनी मनमर्जी से और जितनी जनता है सब पे ऐसे ही थोप दिया। जी नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं बनाया गया है। सारे लोगों का यहाँ पे सजेशन लेके, अलग अलग सेक्शन के लोगों को, अलग अलग जाति धर्म के लोगों को लेके ये बनाया गया, ताकि हर एक पर्सन के लिए ये परफेक्ट बैठे। किसी को जो ऊंचे हैं ना उनके पक्ष में जाए, ना जो नीचे हैं ना उनके पक्ष में जाए, पूरा परफेक्ट बैठे। A respect for opposing viewpoints and acceptance of appropriate suggestions was a characteristics of the working of the Constituent Assembly. तो एक जो अपोजिंग, जो इसे अपोज किया गया, जिन लोगों ने इसका विरोध किया कि ये चेंज करो, ये चेंज करो, तो उनको भी रिस्पेक्ट दिया गया, उनके भी व्यू पॉइंट्स को यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया गया, ठीक है। और जिन लोगों ने सजेशन दिया नहीं ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, उनको भी रिस्पेक्ट दिया, उसे भी माना गया, यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया। तो यही तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है इसी तरीके से आज भी काम करती है, और यही उसकी क्या है, विशेषता है कि ये इसी तरीके से आज भी है कि हर किसी को ये इक्वल यहाँ पे राइट देती है, किसी को ज़्यादा नहीं, किसी को कम नहीं। इट टुक 2 years 11 months and 17 days टू कम्प्लीट द राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इतना ईजी नहीं है। और क्यों इतना टाइम लगा, क्यों इतना टाइम लगा, क्योंकि हमारे देश में इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो ये आप ध्यान से समझिए, इतना टाइम क्यों लग गया एक लिखने में डॉक्यूमेंट, क्योंकि हमारे देश में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, अलग धर्म, इतनी सारी बोलियाँ, मतलब हम कह सकते हैं हर 250 किलोमीटर पे तो कल्चर हमारा चेंज होता है, हमारी लैंग्वेज चेंज हो जाती है ना। तो सबको ध्यान में रखते हुए किसी के बीच में यहाँ पे डिस्प्यूट ना फैले। और उस टाइम पे हमारे देश का पार्टीशन भी हुआ था, देखिए हमारा देश अलग हुआ था, तो ऊपर से हम गरीबी से जूझ रहे थे, तो हमारे ऊपर उस टाइम कह सकते हैं पूरा जो अंग्रेज़ थे पूरी तरीके से बर्बाद करके गए थे, पूरा तरीके से इंडिया को लूट के गए थे। ऊपर से हमारे देश का थोड़ा इतना हिस्सा पाकिस्तान जो अलग हो गया, उतना हिस्सा उधर चला गया, फिर नीचे जो अभी बांग्लादेश बन गया वो भी पाकिस्तान का हिस्सा, तो ऐसे बट गया था हमारा देश। तो इसके लिए हमें पूरी तरीके से लाइक, और जो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स है, जो प्रिंसली स्टेट जहाँ जो राजा रजवाड़ों का एरिया था, उसे भी एक साथ करना बहुत मुश्किल भरा काम था, ठीक है। हम देखें कि आज भी राजा रजवाड़े का जो जम्मू कश्मीर है उसके लिए आज भी कितना विवाद है, आज भी वो है विवाद, तो वो कितना ज़्यादा है। और ऐसे वो तो बहुत ग्रेट थे, हम कह सकते हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, या जो लौह पुरुष जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे राष्ट्रपति रहे, या जो हमारे जो जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, बाबा साहब अम्बेडकर, इन लोगों ने इतना दिमाग लगाया कि आज भी हम काफ़ी, हमारा देश आगे तरक्की कर रहा है, तो उन लोगों की देन है,
ठीक है। तो इसीलिए हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे बनने में इतना टाइम लग गया, 2 साल 11 महीने 17 दिन, इसीलिए क्योंकि डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा थी, पार्टीशन हुआ था, ऊपर से जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्हें एक साथ लाना, ये सब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा काम था। इसीलिए उन सब चीज़ों को सोच समझ के हर एक चीज़ पे विचार कर करके ऐसा लिखा गया। There were 22 parts, 395 articles and 8 scheduled in the original constitution. जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था ना वो काफ़ी लेंदी था, काफ़ी बड़ा था, उसमें 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे, 8 स्केड्यूल थे, और बाद में अभी हम देखते हैं उसमें काफ़ी चेंजेस किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा उसका रूप ही बदल दे। थोड़ा बहुत चेंजेस जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया ना कि आप इतना ही चेंजेस कर सकते हो, यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो, तो उतना ही चेंजेस कर सकती है गवर्नमेंट, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। Some of the well-known members of the Constituent Assembly were डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, हम क्या देख रहे हैं इसमें, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, जो कमेटी बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, उसमें लोग कौन कौन थे, जो इम्पोर्टेंट पर्सन हैं उनके नाम देख लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद जो कि देश के पहले राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि प्रथम प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ये कानून मंत्री रह चुके हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, जेबी कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर और दुर्गाबाई देशमुख, हंसाबेन मेहता एंड अदर्स। इन लोगों ने बाद में पॉलिटिक्स में भी अच्छा खासा रोल प्ले किया अपना, ठीक है। द नोटेड लीगल एक्सपर्ट कौन थे यहाँ पे, जो कि लीगल एक्सपर्ट थे, वो थे बी एन राव। बी एन राव वॉज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र ऑन लीगल मैटर्स। कुछ लीगल मैटर्स हो जाए तो उस पर एडवाइस करने के लिए, सजेशन देने के लिए इनको रखा गया था। ये भी थे उस मेंबर के, उस कॉन्स्टिट्यूशन के मेंबर। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इनेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अडॉप्टेड इट ऑन 26 नवंबर 1949। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो इनेक्ट किया गया, मतलब इसे अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को ही। देयरफॉर 26 नवंबर इज़ ऑब्जर्व्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो हम 26 नवंबर को के दिन ही कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, क्योंकि इस दिन ये बन के पूरी तरीके से तैयार हो गया था, मतलब प्रेजेंट कर दिया गया था। द कंट्री बिगैन टू बी गवर्न, बट द कंट्री बिगैन टू बी गवर्न अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम 26 जनवरी 1915। लेकिन 1950 26 जन को इसे लागू किया था, ठीक है। हमारे देश में इसे लागू कब किया गया था, यहाँ पे 26 जनवरी को। तभी तो हम 26 जनवरी मनाते हैं, क्योंकि उस दिन रिपब्लिक उस दिन हम अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलने लगे थे। द इंडियन रिपब्लिक केम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम दिस डे। और इसीलिए 26 जनवरी जो हम मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, रिपब्लिक तभी उसी दिन से आया। जो इंडियन रिपब्लिक डे हम मनाते हैं वो तभी से आने लगा, क्योंकि 26 जन को ही हम क्या किया हुआ था कि हमने इसे एक्सेप्ट किया था और इस पे ही अपना जो देश है उसी तरीके से चला रहे थे। देयरफॉर 26 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे। और इसीलिए 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में हम मनाते हैं। अब देखिए, ये हैं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, सब इन सब को आप जानते हैं। ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है इन लोगों का। ये है मौलाना आज़ाद और ये हैं सरोजनी नायडू, ठीक है। अच्छा, यू वुड लाइक योर क्लास टू रन अकॉर्डिंग टू रूल्स वुडंट यू। तो आपको भी ये पसंद है। विच रूल्स वुड यू लाइक टू इंक्लूड टू योर लिस्ट ऑफ रूल्स, प्रिपेयर अ लिस्ट। ये आपको देखना है कि आपको कौन सा रूल पसंद है आपके स्कूल का। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर्स contribution was in a wide range of fields like water conservation, foreign policy, national security, journalism, economic, social justice etc. इन सब पे भी इनका कंट्रीब्यूशन रहा है कि वाटर को कैसे कंजर्व किया जाए, फॉरेन पॉलिसी जो विदेश नीति है वो कैसे की जाए, कैसे रिलेशन बना के रखे जाए, नेशनल सिक्योरिटी अपने देश को कैसे सुरक्षित रखा जाए, जर्नलिज्म के बारे में, इकोनॉमिक्स और सोशल जस्टिस। तो जो हमारे देश में जस्टिस, जो कि समाज के प्रति न्याय, जो कि पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके प्रति जो अन्याय हो रहा था, तो उसके प्रति इन्होंने क्या किया, इन्होंने अवेयरनेस फैलाया लोगों के बारे में। यहाँ पे देखिए एक पिक दिया गया है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर प्रेजेंटिंग द ड्राफ्ट। ये देखिए जो ड्राफ्ट वो प्रेजेंट कर रहे थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ये हैं राजेंद्र प्रसाद, ये हैं अम्बेडकर, और यहाँ पे देखिए ये प्रेजेंट कर रहे हैं जो ड्राफ्ट है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये इसे देखिए कितना हिस्टोरिकल, ये कह सकते हैं कि एक बहुत ही, कह सकते हैं कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पिक है हमारे लिए, और एक ये
बहुत इम्पॉर्टेंट डे है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, ठीक है। तो हमारे देश का जो एक एक जो मोमेंट रहा है ना बच्चों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा है। जिन लोगों ने स्ट्रगल किया, आप जितने भी ये पर्सनालिटीज़ देख रहे हो, तो बहुत ही हमें इन पे प्राउड फील होना चाहिए, बहुत ही रिस्पेक्ट होना चाहिए इनके लिए हमारे दिल में, ठीक है। तो हमारे दिल में इनके लिए बहुत ही रिस्पेक्ट होना चाहिए। ऐसे बोलने वाले बहुत बोलते हैं कि इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने वो नहीं किया, पर हमें ऐसा नहीं मानना है, ठीक है। जिन लोगों ने हमारे देश की आज़ादी में अपना खून बहाया, अपना खून पसीना एक किया, पूरे दिन रात की मेहनत, इतनी कड़ी मेहनत की, उन्हें हमें कभी भी ऐसे मतलब कि जैसे कि बहुत लोग होते हैं कि जो रिस्पेक्ट नहीं देते, पर ऐसा आपको कभी नहीं करना है। आपको अपने देश के लीडर्स जो रहे हैं, फ्रीडम फाइटर्स जो रहे हैं, उनके लिए बहुत हमें उनके ऋणी होने चाहिए, मतलब हम ऋणी हैं, उनके कर्जदार हैं हम, ठीक है। आज जो हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो इनकी बदौलत, इनकी वजह से। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। प्राउड करें अपने देश पे, अपने देश के लोगों पे, है ना, और अपनी भारत माँ पे, और अपने देश के फ्रीडम फाइटर्स पे, जिन्होंने हमारे लिए आज आज़ाद भारत दिया है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, ठीक है।